हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 के लिए हिंदी मीडियम के सभी छात्रों का मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं। तो उसी के रिगार्डिंग 4 जून 2022 के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स से हमारे आए थे प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उन पॉइंट्स को समझते हैं। इसमें हम लोग ये कुछ पॉइंट्स देखेंगे। 6 तुर्की मार्टिन एनल्स अवार्ड, रिबन खरपतवार, विश्व साइकिल दिवस, पुनीत सागर अभियान, श्रेष्ठ योजना। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है। पीछे के जितने भी आपने 1 जून से मैंने शुरू किया था, 1 जून, 2 जून, 3 जून, ये सब मैंने कवर करा दिया है। कुछ और अगर आप मुझे सजेशंस देना चाहते हो तो ज़रूर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी वीडियोस को शेयर करो। आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं सोशल मीडियाज़ के भी थ्रू। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे स्टडी मटेरियल में डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आज के एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु क्या क्या देखेंगे हम लोग? तुर्की मार्टिन एन जो हैनलस अवार्ड, रिबन खरपतवार रिबन ब्रीड, विश्व साइकिल दिवस, पुनीत सागर अभियान, ये सब। और एक देखेंगे हम लोग श्रेष्ठ योजना। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो तुर्की क्या है, ये चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र बेसिकली जो है यूएन, तुर्की द्वारा अपने नए नाम परिवर्तन किए जाने के औपचारिक अनुरोध पर सहमत हो गया। बेसिकली क्या है कि टर्की का नया नाम है तुर्की। तुर्की को अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा, तो याद रखोगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तुर्की को तुर्कियों के नाम से, तुर्की के नाम से अब जाना जाएगा। स्थानीय स्तर पर नागरिकों द्वारा अपने देश को तुर्की भी ही कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अंग्रेजी संस्करण तुर्की को अपनाया गया था। लोग तो वहाँ के अपने आप को तुर्की ही बोलते हैं, लेकिन बाहरी देश के लोग जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे इसको टर्की बोला जाता है। तुर्की शब्द से क्या विवाद जुड़ा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चंस जो आते हैं यूपीएससी में वो क्या आते हैं, स्टेटमेंट्स। ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि 1 और 2, 2 और 3। तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तुर्की शब्द से जुड़े जो विवाद है, तुर्की सरकार तुर्की शब्द के लिए गूगल खोज करने आने वाले परिणामों से खुश नहीं थी। इनमें से कुछ परिणामों में उत्तरी अमेरिका में थैंक्स गिविंग और क्रिसमस भोजन के लिए परोसा जाने वाला टर्की नामक बड़ा पक्षी भी मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ फेस्टिवल्स हैं जैसे थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, तो उसमें वो लोग टर्की नामक जो है एक बड़ी पक्षी है उसको वो लोग खाते हैं बेसिकली। तो यानी कि टर्की देश को खा गए, तो उसको ऐसा लगता था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार टर्की शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जो बुरी तरह से विफल हो जाता है या बेवकूफ़ या मूर्ख व्यक्ति होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी का भी नाम हो, देश का, राज्य का, या किसी व्यक्ति का भी नाम हो, तो इस तरह का नाम क्यों रखेगा? सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तो बोला भी जाता है कि नामों का असर होता है, नाम के अच्छे मीनिंग होने चाहिए। तो टर्की का जो अर्थ आ रहा था कैम्ब्रिज डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार कि कुछ ऐसा जो बुरी तरह से विफल हो जाता है, बेवकूफ़ या मूर्ख व्यक्ति। तो इसीलिए इन्होंने तुर्की नाम सजेस्ट किया है, याद रखना। आगे है मार्टिन एन जो है एनएलएस अवार्ड। यह पुरस्कार जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित मार्टिन एनएलएस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को मानव अधिकार रक्षकों के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है। जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो फाइट करते हैं उनका एक नोबेल प्राइज है ये, एक तरह का। मार्टिन एनलेस फाउंडेशन देता है अवार्ड, मार्टिन एनलेस अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस साल झारखंड की एक जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। फादर स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया था और हिरासत के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रहेगा ना, इस साल झारखंड के एक जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, नाम है फादर स्टेन स्वामी, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, मार्टिन एनलेस अवार्ड। क्या है ये? तो मानव अधिकार रक्षकों के लिए नोबेल पुरस्कार है। फादर स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया था और हिरासत के दौरान ही इनकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ये मार्टिन एनलेस के बारे में। तो मार्टिन एनलेस एक ब्रिटिश कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुनिया भर में मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हुए बिताया था। वो 1968 से 1980 तक एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव थे। एनलेस ने अनुच्छेद 19 अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट और हॉरिडॉक्स जैसे कई संगठन की सह स्थापना भी की थी। तो ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिबन खरपतवार रिबन वीड, इसका वैज्ञानिक नाम है पोसिडोनिया
ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिस, हाँ। तो रिबन खरपतवार, रिबन वीड, विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। देख लो, विश्व का सबसे बड़ा पौधा है ये रिबन खरपतवार या रिबन वीड। 180 किलोमीटर तक लंबी एक समुद्री घास होती है। अब नाम है खरपतवार तो फिर समझ जाएंगे कि कूड़ा करकट होगा, नहीं। ये फिर ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, कंफ्यूज करने के लिए। रिबन खरपतवार या इसी को रिबन वीड बोलेंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। यह 180 किलोमीटर तक लंबी एक समुद्री घास है, समझ सकते हो, 180 किलोमीटर तक। इसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया है, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम उसी तरह का है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया। यह पौधा 4500 वर्ष पुराना है और अन्य समान पौधों की तुलना में इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी है। याद रहेगा ये सारे पॉइंट्स, ऐसे ही तो पॉइंट्स देके क्वेश्चन पूछता है। रिबन खरपतवार आमतौर पर प्रतिवर्ष लगभग 35 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसी तरह का दूसरा सबसे बड़ा पौधा अमेरिका के यूटा में एक क्वेटिंग जो है एस्पेन ट्री का क्लोनल कॉलोनी ऑफ क्वेकिंग एस्पेन ट्री, जो 43.6 हेक्टेयर में विस्तारित है। ये अमेरिका में दूसरा वाला। भारत का सबसे बड़ा वृक्ष हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में ग्रेट बरगद है, जो कि 1.41 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा वृक्ष है। दुनिया का समझ गए, दूसरा समझ गए और भारत का भी समझ गए, तो इसको देख लेना एक बार। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विश्व साइकिल दिवस। तो हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। यह दिवस साइकिल का उपयोग करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक दिन साइकिल की विशिष्टता, टिकाऊपन और बहुमुखी क्षमताओं पर प्रकाश डालता है। यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें नियमित सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है। 2018 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड बाइसिकल डे। यूएन ने इसे मनाना शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे। पुनीत सागर अभियान क्या है ये? तो हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीसी, ने अपने राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान पुनीत सागर अभियान का नवीनतम चरण शुरू किया है। तो ये एनसीसी से रिलेटेड है। कितना कन्फ्यूजिंग है, सागर लगेगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य समुद्र तटों और नदियों, झीलों सहित अन्य जल निकायों में प्लास्टिक और अन्य कचरों को साफ करना है और स्थानीय आबादी के बीच समुद्री तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो याद रहेगा नहीं, एनसीसी से रिलेटेड है और इसका ये उद्देश्य ये है। नाम है पुनीत सागर अभियान का, ये नवीनतम चरण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। श्रेष्ठ योजना। तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना श्रेष्ठ इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इसका फुल फॉर्म ये होगा। इसको शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसके लिए? तो हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यह योजना अनुसूचित जाति यानी कि एससी के, अब ध्यान देना, एससी एसटी नहीं, एससी के उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच अब तक नहीं हो सकी है। लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना का निर्माण संवैधानिक अधिदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। अब इसमें क्या है कि यह योजना पूरे देश के सीबीएसई से संबद्ध प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। इसका पात्रता क्या है? तो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र जो है योजना लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के हाशिए पर रहने वाले निम्न आय वर्ग के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक या उससे कम है, ये उनकी पात्रता, याद रखना, 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय। चयन, तो लाभार्थियों का एक चयन पारदर्शी तंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय परीक्षक एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगा, जो कक्षा 9 और 11 के नामांकन के लिए आयोजित की जाती है। तो ये था श्रेष्ठ योजना। इसका फुल फॉर्म वगैरह भी याद रखना आप। गॉट इट। और इसको जिस मंत्रालय ने शुरू किया है ना, उस मंत्रालय का आप हमें नाम बताना कमेंट सेक्शन में।
किस मंत्रालय ने शुरू किया है बताया ना मैंने, न्याय अधिकारिता मंत्रालय, तो उसके मंत्री कौन है वो बताना, ये सब पॉइंट याद रखना। तो ये था हमारा 4 जून से रिलेटेड जितने भी प्री एग्जाम से क्वेश्चंस बन सकते थे यहाँ से आएंगे। पीछे की सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इसके पार्ट के साथ।